से ये बड़ी खबर, जहां तेज आंधी और मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई विशाल पेड़ तेज हवा की वजह से देखिए जमीन से उखड़कर कैसे धराशायी हो गए। ये हाल पटना के कई अलग अलग इलाके में देखने को मिला। पेड़ गिरने की वजह से पटना के सभी मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गई है। एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें इस वक्त सड़क पर उखड़कर गिरे इन पेड़ों को हटाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। मौके से पूरी तस्वीर के साथ खबर की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। पटना में काफी तेज आंधी के साथ जो है वो बारिश हुई और इस दौरान पटना के कई इलाकों में जो है पेड़, बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़ करके गिरे, डंडियां टूट करके गिरी। और देखिए ये मुख्य सचिवालय है और यहाँ भी जो है पेड़ जो है वो गिरा है और ये तस्वीर पूरे पटना में देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो पेड़ को अब हटाने में लगे हैं। यातायात जो है वो जो बाधित हुई है उसे पुनः जो है बहाल करने में लगे हैं। तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूरे तौर पे यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए ये पेड़ जो है वो खड़ करके गिरा और अब जो एसडीआरएफ के जो जवान हैं इन पेड़ों को हटा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो पटना के लगभग सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। काफी तेज बारिश और उसके बाद ये बचाव अभियान जो है वो चल रहा है। आप लोग एसडीआरएफ के हैं? जी सर, हम लोग एसडीआरएफ से हैं। हटवा रहे हैं? जी सर, पूरा आप लोग सफाई कर दिए। जो गेट 2 नंबर गेट पर जाम था, 2 पेड़ आंधी से गिर गया था, इसके कारण हम एसडीआरएफ टीम तत्पर है, अपने कार्य पर लगे हुए हैं सर। पूरे पटना में ये अभियान आप लोगों को चल रहा है? जी सर, जहाँ जहाँ मतलब व्यवस्था गिरा है पेड़ वहाँ हम लोग सकता काम कर रहे हैं। हम हेड कांस्टेबल वेंकटेश कुमार, हेड कांस्टेबल है वेंकटेश कुमार, ये बता रहे हैं कि ये जो बारिश और तेज जो आंधी जो आया है वो पूरे पटना में जगह जगह ये पेड़ कवर करके गिरा है। और अब ये अभियान जो है वो यातायात बहाल हो, अवरोध न रहे रोड, इसलिए चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से ही अगली बड़ी खबर, जहां पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने तबाही कैसे मचाई है, ये बेहद बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, जहां पर विशाल पेड़ तेज आंधी में गिरे और पत्रकार नगर थाना के ठीक बगल में देखिए न्यू एरा हाई स्कूल की ये छत जिस पर लगा हुआ एस्बेस्टस तेज आंधी में उखड़ा और सामने की सड़क पर आकर गिरता है। इस हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कई दुकान और दोपहिया वाहन थे जो इसकी जद में आए और खासकर बिजली का खंभा और तार क्षतिग्रस्त हुए हैं और इलाके में बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई। तो वहीं पटना के फ्रेजर रोड पर आंधी और तूफान की वजह से पुराना पेड़ गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि पेड़ की चपेट में आने से कई गाड़ियों के साथ छोटे दुकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने देखिए, तेज आंधी और बारिश का असर कैसा कि यहां पर कई दुकानों के छत, होर्डिंग्स सभी जमीन पर आकर गिर गए। तो तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के चलते इको पार्क के पास एक बड़ा विशाल पेड़ गिर गया, जिससे मुख्य सड़क का रास्ता पूरी तरह से देखिए बाधित हो गया और आवाजाही ठप। सड़क पर पेड़ गिरने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिले, तुरंत सक्रिय भूमिका निभाते हुए बाधित मार्ग को बहाल करने के लिए बुलडोजर मंगवाया गया और बुलडोजर की मदद से इस पेड़ को हटाकर रास्ता साफ किया गया ताकि आवाजाही एक बार फिर से सामान्य और सुचारू हो पाए। पटना में बारिश और तेज आंधी के दौरान जो है वो लगभग 50 ऐसे जगह हैं जहां पे पेड़ उखड़ के गिरा है। देखिए ये जो है इको पार्क गेट 2 है, इको पार्क 2 नंबर, और यहाँ पे भी जो है ये विशाल पेड़ जो है वो गिरा, जिसके कारण से रास्ता जो है वो पूरी तरह से अवरोध हो गया। तो यहाँ देखिए ये तस्वीर हम दिखाते हैं कि इस पेड़ को जो है वो बुलडोजर के जरिए जो है वो हटाया जा रहा है। और यहाँ पे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो लगे हैं, पेड़ को हटाने में लगे हुए, जुटे हुए हैं। और विशाल पेड़ जो है ये गिरा है, इसको हटाने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो जगह जगह जो पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो इस तरह से खड़े होकर पेड़
को जो है हटा रहे हैं। SDRF की टीम अलग लगी है, प्रशासन का टीम अलग लगा है, पुलिस जो है वो अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं और वन पर्यावरण की भी टीम जो है वो लगी हुई है। तो कह सकते हैं कि पूरे पटना में इस तरह से जो तेज आंधी और बारिश आई उसके बाद इस तरह से पेड़ कई जगहों पर उखड़ गिरे हैं, जिसे अब रास्ता जो अवरोध है उसे रिस्टोर करने के लिए काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद सियासी वार और पलटवार का दौर तेज हो गया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में वो उतार सकते थे, लेकर आ सकते थे। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी और इसीलिए निशांत राजनीति में आए। अब ऐसा शहजादे लोग आए हैं जो बिना चुनाव, बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन गए हैं। सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके अगले ही दिन से परिवारवाद की सियासत तेज हो गई। ताजा हमला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी ने कहा, कैबिनेट के 3 मंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, जबकि पूरे कैबिनेट में 17 ऐसे मंत्री हैं जो परिवारवादी हैं। याद कीजिए, नीतीश जी ने वेटनरी के ग्राउंड से क्या कहा था, परिवारवाद पे उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। आज उनके पुत्र आए, अच्छी बात है। परिवारवाद पर तेजस्वी के हमले का जवाब तुरंत जेडीयू की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दिया। संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब चाहते तब बेटे को राजनीति में ला सकते थे। नीतीश के पद छोड़ने के बाद पार्टी को जरूरत थी, इसलिए निशांत राजनीति में आए। आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। तेजस्वी यादव के परिवारवाद वाले आरोप पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने राजनीतिक संघर्ष, संगठन क्षमता और जन समर्थन के दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी पारिवारिक विरासत के सहारे नहीं। तेजस्वी जी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने दल की हकीकत देखनी चाहिए। जबकि कांग्रेस के नेता तेजस्वी के आरोपों से सहमति जता रहे हैं। तो इनका परिवारवाद नहीं है, इनका वंशवाद नहीं है, इनका भ्रष्टाचार नहीं है, और विपक्षियों पर ताने मारना, ये जो दोहरा चरित्र है इनका, भाई कहां से लाते हैं ये? बिहार में परिवारवाद का आरोप और परिवारवाद की सियासत कोई नई नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो चली है। सवाल, क्या बिहार की राजनीति में यही चल रहा है कि हमारा परिवारवाद तुम्हारे परिवारवाद से अच्छा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुरुवार को शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों ने आज पदभार ग्रहण किया। सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई और सभी ने बिहार को आगे बढ़ाने और ईमानदारी के साथ काम करने का संकल्प जाहिर किया। 7 मई यानी गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार के महज कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया और अब यानी शुक्रवार को कई मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का पदभार भी संभाल लिया है। जो कुछ भी जरूरी कदम उठाए जाने हों बेहतरी के लिए, कदम उठाए जाएंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद सभी मंत्रियों ने विभाग की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। पहली बार मंत्री बने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से पूरा करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, अब विभाग में कुछ भी नहीं फंसेगा, चाहे बहाली हो या फरियादियों की फरियाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। पदभार ग्रहण करते ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, आम जनता के कामों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
नीचे तक, धरातल तक हम लोगों को सुविधा पहुंचा सकें, ये मेरा मकसद होगा। मंत्री श्रवण कुमार ने सूचना जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया और नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि बिहार के सूचना तंत्र को और मजबूत करना है। इस भरोसे को कभी न टूटने देंगे, न कभी झुकने देंगे। इसके अलावा अशोक चौधरी ने खाद्य संरक्षण एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, तो अरुण शंकर प्रसाद ने श्रम संसाधन विभाग का, मदन सहनी ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, केदार प्रसाद गुप्ता ने पर्यटन मंत्री का और दीपक प्रकाश ने पंचायती राज मंत्री का पदभार ग्रहण किया। सभी ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। अब इनके ऊपर जिम्मेवारी विभाग को और भी बेहतर ढंग से चलाने की होगी। देखना होगा कौन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना की सड़क पर आज TRE-4 अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजनी पड़ी। छात्रों की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि एक हफ्ते के अंदर समाधान इसका निकाला जाएगा। अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। सड़क पर महासंग्राम की ये तस्वीरें हैं पटना की। TRE-4 अभ्यर्थी दौड़ रहे हैं। पटना पुलिस अभ्यर्थियों को खदेड़ रही है। हर तरफ बवाल ही बवाल है। पुलिस अभ्यर्थियों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रही है। सड़क पर छात्रों के चप्पल बिखरे पड़े हैं। अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी एक ही मांग है, TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाए। पटना की सड़क पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसी मांग को लेकर उतरे। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च शुरू किया। सरकार और BPSC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी CM आवास जाना चाह रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी माने ही नहीं। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। कई घंटे तक पटना कॉलेज से लेकर JP गोलंबर तक पूरी सड़क रण क्षेत्र में तब्दील नजर आई। प्रदर्शन के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद SDM कृषिका मिश्रा माइकिंग कर अभ्यर्थियों से वहां से हटने की अपील करती हुई नजर आई। हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है, उसको उठा लिया गया, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। हम लोग का निवेदन है, या तो TRE-4 जारी करे और नहीं तो सभी को जेल में डाल के रखे। हम लोग को जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे BPSC आयोग के कोई चेयरमैन जब झूठे निकल जा रहे हैं तो हम लोग किस पर विश्वास करें? आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। नोटिफिकेशन चाहिए मुख्यमंत्री जी नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज। हम बिहार का बच्चा है। छात्रों के इसी प्रदर्शन के बीच बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर ये समाधान होगा और अब कोई बहाली नहीं फंसेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार। श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं। साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। कई बहाली है सर, चर्चा कर देते हैं, क्योंकि लाखों बेरोजगार सुन रहे हैं। टीचर की समस्या होती है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, ट्रांसफर हम आपसे एक सप्ताह के अंदर ही बुला के बात करेंगे और हम अपना जो हमारा विजन है एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पूरा साझा करेंगे। बिहार के नए शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जल्द समस्या दूर की जाएगी। TRE-4 के तहत कुल 46,595 पदों पर बहाली होनी है, लेकिन अब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज हैं। ऐसे में बिहार के नए शिक्षा मंत्री के सामने TRE-4 के अभ्यर्थियों की मांग
पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो TRE-4 नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर पिछले 5 घंटे से अभ्यर्थी प्रदर्शन करने में नजर आए। मांग सिर्फ एक ही कि नोटिफिकेशन जारी हो। पुलिस की लाठीचार्ज और भारी बारिश के बावजूद अभ्यर्थी प्रदर्शन करते ही दिखे। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पिछले 5 घंटे से TRE-4 की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन पे डटे हुए हैं। काफी बारिश हुई, लेकिन बारिश भी इनके हिम्मत को डिगा नहीं पाई। आप देख सकते हैं अभी भी काफी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। मांग सिर्फ एक है कि नोटिफिकेशन जारी हो। वर्षा हुई, तमाम जो छात्र हैं धरने पर बैठ गए थे, धरने पर बैठे रहे। काफी वर्षा हुई, छात्र भीग भी गए, लेकिन छात्र की मांग थी और उस मांग को लेकर वो डटे रहे। आप देख सकते हैं कि छात्र भी मौजूद है और पुलिस भी अपने जगह पर मौजूद है। पुलिस भी इस जगह से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि छात्रों और पुलिस के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। कई छात्र घायल भी हुए थे। उसके अलावा कई छात्रों को इलाज के लिए भी ले जाया गया, हिरासत में कई छात्रों को लिया गया है। लेकिन स्थिति है कि पिछले 5 घंटे से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से डटे हुए हैं। लेकिन छात्रों की मांग सिर्फ एक है, नोटिफिकेशन जारी हो, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 में पटना से धर्मेंद्र कुमार। बगहा में आतंक का दूसरा नाम बने तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के जटहा वन क्षेत्र से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की टीम को 2 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में यह सफलता मिली। अब वन विभाग के साथ आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वन विभाग के जाल में कैद ये वही तेंदुआ है जिसने 2 दिनों से बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैला दिया था। तेंदुआ जिस तरफ जाता था खौफ का राज कायम हो जाता था, लेकिन अब ये तेंदुआ वन विभाग के जाल में फंस चुका है। लेकिन जाल में कैद इस तेंदुए की अकड़ कम नहीं हुई। जाल के भीतर से तेंदुआ अपना मुंह खोले दहाड़ रहा है, मानो वो चेतावनी दे रहा है यदि वो कैद से निकल गया तो फिर लोगों को शिकार बनाने से चूकेगा नहीं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर पिपरासी क्षेत्र में पहुंचे तेंदुआ अब तक 8 लोगों को अपने पंजे का शिकार बना चुका था। तेंदुए ने 8 लोगों को जख्मी कर पूरे इलाके में भय का साम्राज्य स्थापित कर दिया। वन विभाग की टीम इस तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 दिनों से जंगल और खेत में भटक रही थी। लगातार निगरानी के बाद टीम ने इस तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को यूपी के जटहा इलाके से दबोचा। तेंदुए को पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को दहशत और खौफ के माहौल से मुक्ति जो मिली है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। सहरसा से एक ऐसी खबर सामने आई जो न केवल विचलित करती है बल्कि हमारी व्यवस्था पर करारा तमाचा भी है। कल महिषी के बलुआहा में 115 मासूमों की जान जैसे दांव पर लगी थी और अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि सोहरिया के मूर्छा कन्या विद्यालय में मिड डे मील का निवाला एक बार फिर से जहर बन गया और 20 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिना बच्चों पर वार, सहरसा में फिर मचा हाहाकार। निवाले में जहर, बचपन बेहाल, प्रशासन से जनता के सवाल। कल 115, आज 20 की बारी। क्या यही है प्रशासन की तैयारी? सहरसा, जहां गुरुवार को 115 मासूमों की सिसकियां अभी थमी भी नहीं थी कि फिर उसी जमीन से बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। मिड डे मील यानी वो खाना जो स्कूली बच्चों की सेहत बनाने के लिए था, अब उनकी जान की आफत बनता जा रहा है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। गुरुवार को महिषी प्रखंड का बलुआहा स्कूल था जहां 115 बच्चे मौत से लड़कर लौटे। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सौर बाजार प्रखंड का मूर्छा कन्या मध्य विद्यालय सुर्खियों में आ गया। स्कूल की घंटी बजी थी पढ़ाई के लिए।
लेकिन बच गई एम्बुलेंस की सायरन। मिड डे मील खाते ही एक एक कर 20 से ज्यादा बच्चे बेदम होने लगे। सौर बाजार पीएचसी में अफरा तफरी का माहौल है। डॉक्टरों की टीम जूझ रही है उन मासूमों को बचाने में जिनकी आंखों में पढ़ाई के सपनों की जगह अब बीमारी का खौफ है। भोजन में सांप के हिस्से मिलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मिल रही थी डॉक्टर और मोस्टली बहुत सारे बच्चों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। प्रथम दृष्टिया में अफवाह ही लग रहा है कि खैर हम लोग हर स्तर पर बड़े लेवल पर जांच कर रहे हैं इसकी। और जो भी अभी है बच्चे कुछ 10-15 बच्चे हैं एडमिट, वो डॉक्टर्स के अनुसार 1-2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। सर कल की घटना पर क्या अब तक हुआ? कल भी ऐसे सारे बच्चे स्वस्थ होकर वापस चले गए। डीएम साहब का बयान तो आ गया है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल उन आंसुओं का क्या जो उन माओं की आंखों से बह रहे हैं जिनके बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। सहरसा में लगातार 2 दिन 2 अलग अलग स्कूल और कहानी एक। लापरवाही का वो खाना जो मासूमों को बीमार कर रहा है। क्या व्यवस्था इतनी सो गई है कि उसे बच्चों की जान की परवाह नहीं? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। बात कटिहार की। कटिहार रेलवे स्टेशन, जहां यात्रियों को बेचने के लिए खीरे को ताजा और हरा दिखाने की कोशिश में जहरीले रंग डुबोए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों की सेहत और खाद्य सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं कटिहार की, कटिहार रेलवे स्टेशन की, जहां लोग सफर के बीच कुछ खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन अगर वही खाना धीरे धीरे जहर बन जाए तो क्या होगा? देखिए, गौर से देखिए इन हाथों को। महिलाएं सड़े पीले खीरों को हरे रंग के केमिकल में डुबो रही हैं। ये हाथ किसी का पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि मासूम जिंदगियों के साथ खेलने के लिए चल रहे हैं। चंद रुपयों के लालच में मुरझाए हुए खीरों को जहरीले सिंथेटिक रंग में नहलाया जा रहा है। इन तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया है। खीरे को ताजा और चमकदार दिखाने के लिए उसे हरे रंग में डुबोया जाता है ताकि बासी खीरा भी लोगों को ताजा लगे और ज्यादा दाम में बिक भी जाए। क्या आप जानते हैं कि जिस ताजगी को देखकर आप खीरा खरीदते हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं बल्कि धीमा जहर है। कल में शाम को एक ट्वीट कंप्लेन मिला था जिसमें दिखाई दे रहा था कि कोई 2 महिलाएं खीरा बेच रही हैं। उसमें बेचती हुई नहीं हो, खीरा का टोकरी लेके बैठी हुई हैं और कोई उसका बाउल के अंदर में कोई कलर है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो उसमें वो डुबो रही है। तो डुबोने के बाद में वो खीरा थोड़ा फ्रेश टाइप का लग रहा दिखाई दे रहा था, तो उसको तत्परता दिखाते हुए उनको आइडेंटिफिकेशन किया गया। उन 2 महिलाओं में से एक को हम लोगों ने एप्रीहेंड किया है और जो सर्कुलेटिंग एरिया में, आसपास के एरिया में जो रेलवे प्राइमेसिस में जो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो खीरा बेचती हैं अनऑथराइजली, उनको भी हम 8 महिलाओं को इसमें डिटेन किए हैं। इस मामले में कुल 9 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है जो अवैध वेंडर के रूप में इस तरह खीरा बेच रही थी। यह सिर्फ एक रंग नहीं, यह कैंसर और पेट की गंभीर बीमारियों का बुलावा है। अब सवाल है, क्या चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ जरूरी है? कब तक मुनाफे की मंडी में लोगों की सेहत नीलाम होगी? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या यात्रियों की सेहत की जिम्मेदारी तय होगी? प्लेटफॉर्म पर दौड़ती भागती जिंदगी, अपनी मंजिल की तलाश में निकले मुसाफिर और उनके हाथों में ये चमकदार हरा मौत का टुकड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सफर की थकान मिटाने वाला यह फल अस्पताल का रास्ता दिखा सकता है। जो वीडियो वायरल हुआ था वो कटिहार से ही जुड़ा हुआ और इसी आरोप में कई और महिलाओं को डिटेन किया गया और इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। गोपालगंज में अनंत सिंह के कार्यक्रम में डांस करने वाली मुंबई की डांसर ने एसपी विनय तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डांसर का कहना है कि वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें तवायफ संबोधित किया जो कि बेहद अपमानजनक और गलत है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के दौरान अनंत सिंह और उनके समर्थक शांतिपूर्वक डांस देख रहे थे और वहां न तो कोई हंगामा हुआ और न ही हथियार लहराए गए। डांसर के मुताबिक पुलिस की यह कार्रवाई किसी निजी दुश्मनी का नतीजा लगती है। बोल रहे हैं तवायफ डांस कर रही है। मैं तिवारी हूँ, मैं बहुत अच्छी फैमिली की हूँ, मेरी माँ जॉब करती है और डांस करना मेरा पैशन है। स्पेशल मुझे बुलाया जाता है डांस करने के लिए, तो उन्होंने एक डांसर को तवायफ बोला था। कितनी गलत बात है, कितनी गंदी सोच है। मेरी फैमिली क्या सोच रहे होंगे। तो जिसने ये FIR किया तो उससे मेरी इज्जत गई। लोग तो बहुत सिंपल तरीके से डांस कर रही थी और वो सब लोग मेरा डांस देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे और वहाँ तो कुछ बंदूक था भी नहीं, वहाँ सिर्फ लोग ही थे। और वो जो एक बंदूक वाला वीडियो है वो तो अलग से ऐड करके डाला हुआ है, वो तो मेरे साथ का भी है नहीं। दूर दूर देखने के मतलब उपलक्ष्य में आप किसी के ऊपर केस कर दो, ये तो गलत है। हो सकता है कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। उत्तराखंड में चल रहे मदरसे क्या सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए चल रहे हैं? खासकर एक ही जिले के 85 बच्चों को क्यों देहरादून के एक मदरसे में शिक्षा के लिए लाया गया? यह सवाल तब उठा जब बाल आयोग की जांच में देहरादून के एक मदरसे से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बाल आयोग के अध्यक्ष के पास देहरादून के एक मदरसे से बच्चे के साथ शारीरिक शोषण की शिकायत मिली। जांच के लिए पहुंची टीम ने CCTV खंगालने के निर्देश दिए तो साथ ही बच्चों से बातचीत की गई और जो बातचीत में बच्चों ने कहा वो चौंकाने वाली बातें। मदरसे में पढ़ रहे 95 बच्चों में से 85 बच्चे बिहार के अररिया जिले के पाए गए। 5 से 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा में काफी पीछे पाए गए। वहीं इस मामले में बच्चों को लेकर काम कर रही संस्था का यह कहना है कि यह गंभीर विषय है, पुलिस को भी जांच करनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर बिहार पुलिस के संज्ञान में क्या ये मामला देखना बेहद जरूरी है। मदरसे के कुछ कागज नियम के अनुसार सही पाए गए, मतलब मदरसा बोर्ड में है, पर आश्चर्य की बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने मदरसे में बच्चे रहते हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहे, पर कोई क्लैरिफाइड नहीं है। जितने बच्चे से मैं मिली वो 90% से ज्यादा एक ही जिले से बिहार से आए हैं और अररिया जिला से बच्चे बिहार के। और अगर हम पूछ रहे हैं कि आपने कभी हॉस्टल के लिए परमिशन ली है, किसी को इन्फॉर्म करा है, किसी CCI एजेंसी को, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो कोई नहीं है। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि क्यों बिहार के सभी बच्चों को हम उत्तराखंड में जिम्मेदारी ले रहे हैं। जैसे बिहार के अररिया से ही सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, आपने भी देखा होगा, तो क्या आपको लगता है जब इस तरह के मामले होते हैं उसे आप कैसे देखते हैं? इनको तो इंक्वायरी होनी चाहिए मैम कि ये जो बच्चे यहाँ आए हैं तो उनके वहाँ से कैसे ये लोग आए, वहाँ की जो अथॉरिटी है, बिहार की जो अथॉरिटी है, उनसे पूछ के आए हैं कि नहीं आए, उनको सबको पता होना चाहिए। भाई शासन प्रशासन को बच्चों की सुध लेनी चाहिए, कहाँ से आए क्या है, ये लगातार इसमें पूरा कानून काम करना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 3 लेकर आए। 3 बच्चे बिहार। कैसे आए आप यहाँ? अब्बू लेकर आए। अब्बू लेकर आए। तीनों भाई बहन है आप? तीनों भाई बहन यहाँ पढ़ रहे हो? भाई तो एक चले गया घर बड़ा वाला, और हम दोनों भाई हैं। दोनों पढ़ रहे, दोनों भाई। कब आए आप यहाँ? 1 महीना पहले हुआ। 1 महीना पहले। कैसे आए थे? बिहार से पटना आए बस में और वहाँ से ट्रेन में आए थे। ट्रेन में आए थे आप यहाँ? तो बोला नहीं आपने? अम्मी ने बोला नहीं जाना वहाँ? अम्मी कहाँ है? बिहार में। बिहार में। अम्मी ने बोला नहीं जाना? बोला मत जा, अब्बू बुला जा पढ़ लेना।